तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बढ़िया होंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की एक छोटी सी वीडियो है। जिन भाई बंधुओं ने पहली वीडियो ना देखी हो तो भाई वीडियो जाकर देख लियो, ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आपका टाइम ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई, बच्चों को अवसर देने चाहिए कि वह डैश सके, मतलब किस लिए अवसर देने चाहिए बालकों को। तो स्वयं खोज, आत्मसंयम बन सकें, सामर्थ्यवान बन सके या तकनीकी रूप से समर्थ हो सके। तो देखो, सामर्थ्यवान बनना ये तो हमारी पूरी शिक्षण व्यवस्था का ही एक उद्देश्य है। ठीक, आत्मसंयम यो भी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है। क्वेश्चन पूछा जा रहा, ध्यान से पढ़ो, बच्चों को अवसर देने चाहिए। तो इसका आंसर जो है ना, वो आयोग ने स्वयं खोज मानना है। स्वयं खोज मानना है इसका आंसर। अब मैं बता रहा हूँ क्यों मानना। बच्चों को अवसर देने चाहिए कि वह स्वयं खोज के लिए प्रेरित हो सकें, ये है मतलब। तो स्वयं खोज का मतलब क्या है कि जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा, एक बच्चे ने आंसर दे दिया, तो मैं उससे यूँ नहीं कहने का भाई, बिल्कुल तुरंत यूँ नहीं कहने का ये सही है या गलत है। मैं दूसरे बच्चों को कहूँगा हाँ भाई तू अब बता, या तीसरे बता। तो आपस में बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, उनके अंदर नए नए थॉट जो है वो पैदा होंगे, ताकि वो अपनी समस्याओं को खुद ही सोल्व कर लें। तो हमारा जो पर्टिकुलरली व्यक्तिगत पूछा है इसमें कि बच्चों को अवसर देने चाहिए ताकि वो अपनी जो समस्या है उसका जो समाधान है वो खुद कर सकें। ठीक, तो ये इसमें इस सेंस में ये वाला जो है आंसर सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कुपोषण कुपोषण मिटाने के लिए स्कूलों में किस योजना के को आरंभ किया गया भाई। कुपोषण, ठीक, तो सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, रात का भोजन। तो ये रात का भोजन मतलब बच्चों को 11 बजे तुम बुलाओगे कि हाँ भैया आजा खाना सोच ले, छोले चावल खा ले और यो खा ले वो खा ले, पिज़्ज़ा बर्गर। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। कुपोषण के मिटाने के लिए जो सरकार की स्कीम है वो है दोपहर का भोजन, यानी मिड डे मील स्कीम। अगर आप भविष्य में टीचर बन जाते हो तो बच्चों के साथ दोपहर में कड़ी चावल सुतोगे आप, ठीक है, मौज मारोगे। चलो अगला भाई, अगला क्वेश्चन है कि गैर शिक्षकीय कार्य में क्या शामिल है। गैर शिक्षकीय कार्य मतलब नॉन टीचिंग जो कार्य होते हैं उसमें क्या शामिल है। घर पर विद्यार्थियों को कोचिंग देना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना, निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाना, राष्ट्रीय जनगणना, चुनाव के कार्य व प्रचार करना। तो ये जनगणना और चुनाव उनाव वाले जो कार्य रह कर हैं ये टीचिंग में नहीं आते, ये नॉन टीचिंग कार्य हैं। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तुमने देखा होगा ये टीचर उचर इधर उधर डोलते रह कर हैं जब वो जनगणना मनगणना हो कर है, पैसे पैसे मिले कर हैं डेली के, टेंशन मत लो। हाँ भाई, तो समझ में आ गया। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए भाई, शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना। व्यावसायिक कौशल का, देखो यार, प्राथमिक शिक्षा में हम यूँ नहीं कह सकते कि आप बालकों को पढ़ा रहे हो चौथी पाँचवीं क्लास में कि कमा कमा, उससे यूँ थोड़ी कहोगे जा जा बे जा नौकरी जा, कहाँ चल चक्कर में कर रहा, ला कमा के ला, ये चीज़ नहीं कह सकते। तो व्यावसायिक कौशल है एक पहलू ये भी है, लेकिन मूल सिद्धांत नहीं है भाई। यो शिक्षा का उद्देश्य यूँ नहीं हो सकता बिल्कुल। दूसरा, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, यो हो सकता है चलो, लेकिन पढ़ने तो सारे पढ़ेंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, भाई परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, परीक्षा तो आनी जानी है, जीवन भर चलती रहे परीक्षा। ठीक, चौथा है विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ना दूसरे और चौथे में, तो ये चौथा हो जाएगा। सामाजिक चेतना का मतलब होता है कि वो समाज में बढ़िया अपना योगदान दे सके आगे को। और इससे भी बढ़िया आंसर इसका हो जाएगा कि जो बेस्ट आंसर होता है ना टीचिंग एप्टीट्यूड में, हमें वो देना होता है विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना। क्योंकि किताबों से उसे उतना ज्ञान नहीं मिलेगा, अपनी मतलब निजी समस्याओं को वो आसानी से सुलझा सके, अपने परिवार, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने पर्सनल रिलेशनशिप। तो ये चल के आगे को उसके अंदर इस तरीके के गुण विकसित करना होता है, एक टीचर का उद्देश्य है। ठीक है, मतलब एक शिक्षा। चलो अगला देखते हैं साहब। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो बताओ भैया, अपने आप को शिक्षक मान्य करो। ठीक, तो तभी आंसर दे करो। तो क्या करोगे आप, छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, तो ये तो नेगेटिव कमेंट हो गया यार, ये तो गलत है। टालने का प्रयास करेंगे, टालने का प्रयास मतलब बहाना मारेंगे। ठीक, तो ये भी गलत है भाई। छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे कि तेरी मजाल कैसे हुई क्वेश्चन पूछने की, लावेला डंडा ला चिंटू, ऐसा थोड़ी करोगे। तो यो आंसर सही हो जाएगा तीसरा। प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे कि भाई यो बात है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो मना कर दो कि अगले दिन देख के बता दूंगा। चलो अगला देखें भाई, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। जो मौखिक मार्गदर्शन मतलब लेक्चर या भाषण वगैरह देते हैं, ठीक है, वो कम प्रभावी हो जाता है किस केस में। तो पहला है प्रतियोगी शिक्षण में, बढ़िया क्वेश्चन है वो, कॉन्सेप्ट पर आधारित।
मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है किस केस में? प्रत्ययों के शिक्षण में। देखो प्रत्यय क्या चीज़ है? प्रत्यय है वो हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़े होंगे। प्रत्ययों के शिक्षण में, कौशल के शिक्षण में, कोई स्किल वगैरह आप सिखा रहे हो, तथ्यों के शिक्षण में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई प्रत्ययों के शिक्षण में जो है मौखिक मार्गदर्शन, यार प्रत्यय हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, ये जो हिंदी ग्रामर होती है ये नियमों पे ही तो आधारित है। तो अगर इसे तो हम क्या चीज़ है, केवल सुना के समझा सके हैं, इसमें कोई हमें वैसा थोड़ी है, क्योंकि ये नियमों पर आधारित है। तो यार ये तो गलत हो गया। ठीक, अब एक है ये तथ्यों के शिक्षण में। तथ्य मतलब जो फैक्ट होते हैं, जैसा भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो इसे तो यार मैं जो है किसी को भी समझा सकूँ, समझा क्या सकूँ, उसे सीधे कहूँगा, क्योंकि इसमें फैक्ट है। इसमें कोई ना हमें मैप बनाने की ज़रूरत, ना कुछ बताने की ज़रूरत कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये तो फैक्ट हैं। तो इसमें मौखिक मार्गदर्शन तो इसमें बढ़िया है। तो यो जो दूसरा वाला है ना, यो सही हो जाएगा। कौशल के शिक्षण में, कौशल का शिक्षण जब तुम एक बालक में एक नई जो है स्किल डेवलप कर रहे हो, जैसे क्या है कि भाई कोई ज़रूरी थोड़ी तुम पढ़ा रहे हो, मान लो उसे डांस सिखा रहे हो कि, और केवल बता रहे हो कि माइकल जैक्सन का ये वाला मून वो कैसा हो जाएगा, साइड वो कैसा हो जाएगा, अर्थ वो कैसा हो जाएगा, या प्रभुदेवा का डांस ऐसे चल लिया, या केवल उसे बता रहे हो कि बिल्डिंग बनानी है तो ऐसा बनाना है, यो बनाना है, या ऐसा बनाना। भैया करके दिखाओ। जब तुम उसमें स्किल डेवलप करोगे तो केवल कह के नहीं कर सकते, तुम्हें वो चीज़ करके दिखानी पड़ेगी। समझ में आ रहा? चलो, तो कौशल के शिक्षण में मौखिक मार्गदर्शन जो है कम प्रभावी होता है। अगला, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बातें करते हैं? तो ये तो कॉमन सी बात है भाई, हम भी करे थे बातें। हम कौन से दूध के धुले थे, तो हम भी बात करे थे। तो उनकी उपेक्षा करके, उपेक्षा मतलब उन्हें इग्नोर मार दिया? नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे? भाई बाहर तो तुम भगा ही नहीं सकते, बाहर नहीं भगा सकते बालकों को। टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई भी निगेटिव कमेंट जो है बच्चों के प्रति, वो तो हटाई दो पहली। उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे। भाई कक्षा से बाहर कर दिया तो तुमने उनके सीखने का अधिकार को तो ख़त्म कर दिया। उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, तो यो बात बढ़िया लग रही भाई, सही मार दे और आगे चल। एक प्रतिभाशाली बालक की आप किस प्रकार मदद कर सकते हैं? एक जो है गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट है भाई, उसकी मदद कैसे कर सकते हैं आप? मतलब जो प्रतिभाशाली है, समझे करो, टैलेंटेड बालक है, तो उसकी आप मदद कैसे कर सकें? उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तकें देखकर, उसे अधिक समय देकर, या उसे संवर्धित अधिगम अनुभव करा के। तो ये तीन तो ऊपर के समझ में आ रहे, लेकिन ये जो चौथा है इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या है। उसे संवर्धित अधिगम अनुभव करा के। तो संवर्धित का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा चैलेंज दो उसे। ज़्यादा चैलेंज क्या है? मतलब वो प्रतिभाशाली बालक है, टैलेंटेड बालक है, उसे यो पता 2 और 2 4 होते हैं, गुणा भाग प्लस माइनस सारी चीज़ आम है उसे। तो तुम उसे बार बार वही सिखा जा रहे हो, तो उस बच्चे का लॉस होता है, क्योंकि उसे पहले से आता, वो थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहता। तो क्या काम करा, बीच में तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे अलग से उसे चैलेंज दे दिया कुछ, कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन करके ला, या कुछ और काम दे दिया उसे। मतलब नए नए चैलेंज उसे दो, ताकि उसके अंदर भी जिज्ञासा पैदा हो और उसका इंटरेस्ट बने उस चीज़ में। तो संवर्धित अधिगम का मतलब है उसे नए नए और ज़्यादा चैलेंज दो, ताकि उसका जो है जिज्ञासा ख़त्म ना हो और आगे बढ़ती चली जा। ठीक, अगर किसी को प्लस माइनस आ गए तो उसे गुणा भाग का सवाल दे दो, किसी को गुणा भाग के आ गए तो उसे प्रॉफिट लॉस का सवाल दे दो। इस तरीके से खेलना। ठीक, और केवल पढ़ने में ही नहीं, या जो भी चीज़ सिखा रहे हो उसमें। तो इसका मतलब यही है भाई, शिक्षकों की भूमिका है। शिक्षकों की क्या भूमिका? ज्ञान का संप्रेषण करना। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन स्किल वगैरह का सिस्टम है। छात्रों को अनुशासन में रखना है भाई, यो भी है। छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। मतलब जो तुम्हारी एजुकेशन है वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए। मतलब छात्र क्या चाहता है, तुम क्या चाहते हो, इससे कोई मतलब नहीं भाई। ठीक है, तुम अपनी राम कहानी सुना रहे हो उन्हें, छात्र किस तरीके से बेहतर समझ सकता है, तो वो तुम्हें उनके अंदर झांकना पड़ेगा भाई, उनसे पूछ पाछ के जो भी है। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखो भाई, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए ज्ञान का मौखिक स्थान। पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण। ठीक है, ज्ञान मौखिक इधर से उधर फैला रहे हैं। ठीक है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण। तो पाठ्य पुस्तक यो बेस्ट आंसर तो है नहीं भाई।
ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, केवल ज्ञान को मौखिक रूप से यो भी बताना गलत है। तो ये जो पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। भाई बालक क्या होता, कोई भी आज तक जितने भी वैज्ञानिक हुए सब जिज्ञासा थी उनके अंदर। एडिसन है भाई, उसने देखा कि मेरी दादी जो है वो क्या चीज़ है, दादी को उसने अपना वो कीड़ों का घोल पिला दिया था, तो उसने देखा भाई चिड़िया खावे कीड़े उड़ जा, उसने अपनी दादी को घोल के पिला दिया, तो उसकी दादी बीमार हो गई। तो लेकिन जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, वो इसी तरीके से सोचते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है। और ऐसा बालक भले ही जो है समाज की नज़रों में शुरुआत में ऐसे दिखे, लेकिन साइंटिस्ट ऐसे ही लोग बने कर हैं, ठीक। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति हमें जो है नई नई चीज़ें, नई नई थॉट प्रोसेस जो है देती है। तो शिक्षकों को यही करना चाहिए कि उसकी जिज्ञासा जगानी चाहिए बालक की। तो हो गया। अगला देखो भाई, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत व नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। किस लिए निकालते हैं हम ये, जो वार्षिकोत्सव वगैरह देखते होंगे, ठीक है, एनुअल फंक्शन दुनिया जहान के चल रहे हैं आजकल तो सिस्टम। तो ये क्यों ज़रूरी है? विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए हो, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए हो, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने। तो यार व्यवसाय का तो पहले ही ख़त्म कर दे करो खेल, विद्यालय का नाम रोशन करने ऐसा कोई सिस्टम नहीं। अभिभावकों को संतुष्ट करना मतलब उनकी चापलूसी करना, एक शिक्षक को ये चीज़ शोभा नहीं देती। तो बचाइयो, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, यानी उनका टैलेंट निकल के आवे और उनका जो बालकों का ध्यान थोड़े रचनात्मक कार्यों में भी लगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम सारे बालकों को पढ़ाकू बना दो, क्योंकि उनका जो टैलेंट निखारना होता है वो बचपन में निखारना होता है। कि कौन बालक, कुछ बालक स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ डांस में अच्छे होते हैं, कुछ पढ़ाई में अच्छे होते हैं। कोई भी बालक बेकार नहीं होता, हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, और ये टैलेंट निकालने का काम एक अच्छा शिक्षक ही कर सकता है। चलो अगला देखो भाई, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह एक शिक्षिका है भाई, वो जो दृष्टिबाधित जिन्हें देखने में थोड़ी समस्या है, उन्हें क्या काम करती है, शिक्षार्थी मतलब अलग जो और विद्यार्थी हों उनके साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है। तो वह सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। मतलब वो जो दृष्टिबाधित जो स्टूडेंट है उन्हें जो है आम स्टूडेंटों के साथ मिला रही है। तो ये सहानुभूति है क्या? क्या वो सहानुभूति विकसित कर रही है? देखो सहानुभूति क्या होती है? सहानुभूति होती है सिंपैथी। सिंपैथी से उन्हें जो दृष्टिबाधित बंदे हैं या किसी भी विकलांगता से पीड़ित हैं, उन्हें ऐसा लगेगा, उनके अंदर आवेगी हीन भावना कि यार बता यार ये तो कि और मतलब सहानुभूति जो है ना सही नहीं होती। सहानुभूति सिंपैथी से एक अच्छा वर्ड है, वो होती है समानुभूति। समानुभूति इसका उल्टा होता है, सिंपैथी का उल्टा होता है इम्पैथी। तो सहानुभूति से उनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगी कि यार बताओ ऐसा ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, तो वो बालक अपने आप को आम समझे, इसलिए समानुभूति ज़्यादा अच्छा है। तो जहाँ भी सहानुभूति दिखा उसे गलत कर दियो, सहानुभूति का कोई खेल नहीं। जैसा मेरा है हिसाब किताब, मैं यूँ कह रही हूँ मुझे सहानुभूति थोड़ी चाहिए कि मेरे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, इससे अगर आपको लगता हो तो करे करो। तो ये सहानुभूति वाला चक्कर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया भाई। अगला है दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। देखो काम तो उसने बढ़िया करा। अगर वो दृष्टिबाधित एक शिक्षिका है, वो क्या काम कर रही है, दृष्टिबाधित स्टूडेंटों को आम स्टूडेंटों में ला रही है, तो ये तो अपॉर्चुनिटी हुई, तो ये अभी हो सकता है। चलो अगला देखते हैं, कक्षा के लिए अच्छा तनाव बढ़ा रही है, तनाव नहीं, ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये भी गलत हो जाएगा। अरे दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं अगर वो बीच में आवेंगे उनके, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, वे अपने आप को अलग महसूस नहीं करेंगे। तो तनाव कहाँ से हुआ? ये तो अपॉर्चुनिटी है। कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। अरे सीखना क्या है यार, जब सारे बालक मिलेंगे तो अच्छा सीखेंगे ना, ये भी गलत है, बाधा उदा कुछ नहीं हो रही। तो ये है समावेशी शिक्षा की भावना के, क्या है इसमें लिखा हुआ, हाँ, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो जो शिक्षिका है उसने जो है दृष्टिबाधित को उठा के जो है आम जो स्टूडेंट है उनमें ला दिया, तो वो क्या काम कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। और ये जो समावेशी शिक्षा, भाई मैंने कल ही समझाया था कि समावेशी जो शिक्षा है वो हमारा शिक्षा का उद्देश्य भी है। समावेशी शिक्षा का मतलब एक क्लास में सामान्य और दृष्टिबाधित यानी विशिष्ट वगैरह या किसी भी विकलांगता से वो सारे एक ही क्लास में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर सीखेंगे, यही है समावेशी शिक्षा। तो भाई ये सही हो जाएगा। चलो अगला देखो,
एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि दृश्य मतलब देखने वाली, श्रव्य मतलब सुनने वाली। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। भाई वैविध्य मतलब अलग अलग उपकरण जो विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाते हैं, वो है मतलब इसका। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। वे शिक्षक को आराम देते हैं। तो भाई शिक्षक को आराम कैसे मिल जाएगा, तो निगेटिव हो गया, चलो हटाओ। वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। भाई दृश्य और श्रव्य का मतलब क्या है, उन्होंने प्रोजेक्टर वगैरह का इस्तेमाल कर रही है एक शिक्षिका पढ़ाने उड़ाने में, तो आकलन कहाँ से हुआ, अभी तो वो पढ़ा रही है तो सिखा रही है ना, ठीक, यो गलत हो गया। तो इसका सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ये वाला, अधिकतम इंद्रियों का उपयोग। भाई जो दृष्टिबाधित हैं उन्हें सुनकर, उनका सुनने का सेंस सबसे बढ़िया होता है। किसी को देख कर अच्छी तरह से समझ में आएगा तो ज़्यादा सेंस से समझाओगे, क्योंकि एक समझा जितनी इंद्रियां तुम्हारी जागृत अवस्था में होगी उतना तुम अच्छा समझोगे। तो ये वाला आंसर हो जाएगा सही। चलो भाई अगला देखते हैं। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करते हैं। जो शिक्षक है उसे अपने विद्यार्थी की त्रुटि पर देखना चाहिए, भाई क्या क्या इस यो गलती कर रहा, तो यो किस ओर संकेत करता है। उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों, योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता। तो कल मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि शिक्षण मेथड जो होता है, एक होता है रेमेडी शिक्षण मेथड, रेमेडी टीचिंग मेथड। तो रेमेडी का मतलब क्या होता है भाई, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति। और एक होता है आपका निदात्मक शिक्षण पद्धति। तो यो क्या होता है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डायग्नोस्टिक कहते हैं इसे भाई, ठीक है। तो यो निदात्मक शिक्षण पद्धति क्या होती है कि इसमें हम कारण जानते हैं कि बालक जो है वो सीख क्यों नहीं रहा, क्या कमी रह रही है, यो कारण जानते हैं हम। इसके पीछे कारण क्या कोई व्यक्तिगत कारण है या पारिवारिक कारण है या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रही है, यो वाली बात है। तो इन शिक्षण व्यवस्था को अपना के कारण जाना जाता है निदात्मक में। और उपचारात्मक में क्या जाता है कि जो त्रुटियां हैं, जो कमी है, उसकी कमी को दूर करा जाता है इससे। तो अब त्रुटि आ गया, विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे किसकी ओर संकेत दे रही हैं, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों, मतलब उन्हें क्या चीज़ है। इसका जो अगर कल आपने वीडियो देखी होगी ना, तो ये वाला आंसर आराम से टिक हो जाता। यानी उस बच्चे को अब आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ज़रूरत है, यानी कि उसे रेमेडल टीचिंग मेथड जो है लगा के आपको उसकी कमियों को दूर करना होगा, ठीक। तो भैया मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकंड वीडियो समाप्त हुआ। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से देख लियो, क्योंकि आजकल मैं इस के चक्कर में पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। सिंपैथी मतलब सहानुभूति नहीं चाहिए, समानुभूति चाहिए, यानी एम्पैथी, ठीक है। तो ध्यान रखियो अपना। बाकी अपना अच्छा लगे करे तो कमेंट कर दे करो, और कोई दिक्कत ना हो। चलो भैया।